हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 10th फिजिक्स जो हमने शुरू करी है क्लास 10th फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। जेके बॉस में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो सब हम इस सीरीज में करने वाले हैं। जेके बॉस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी पैटर्न जेके बॉस का रहता है वो सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है ये हमने रिसेंटली स्टार्ट की है। इसमें अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो आज का टॉपिक है यानी कि लेक्चर 4 का जो टॉपिक है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन के केसेस नहीं देखेंगे हम इस लेक्चर में। मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आप इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के केसेस देखने आए हो, हम नहीं करने वाले हैं इसमें। हम बस जनरल रूल्स पढ़ने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है, और उनसे जो इमेज फॉर्मेशन होती है उनकी जनरल रूल्स क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अ, बिना देरी किए ये हमारा पहला टॉपिक आता है सफेरिकल मिरर्स। तो क्या है सफेरिकल मिरर्स? सफेरिकल मिरर्स जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि सफेरिकल मिरर्स जो होते हैं हमारे पास, ये प्लेन मिरर्स नहीं होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स प्लेन मिरर्स नहीं होते हैं। आहा, क्या डेफिनेशन है! स्फेरिकल मिरर्स आर नॉट प्लेन मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर्स। चलो, ऐसी डेफिनेशन आप एग्जाम में ना लिखिएगा, ठीक है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं ये किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, स्फेरिकल मिरर्स किसी बड़े से स्फीयर के पार्ट होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में कर्वेचर होता है। तो क्या 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 याद रखा आपने? एक तो स्फेरिकल मिरर्स में कर्वेचर होता है। क्या होता है कर्वेचर का मतलब? कर्वेचर आपने सुना तो होगा, है ना? कर्वेचर मतलब देखो, ये एक स्फीयर है। इसकी जो एक सरफेस है, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक, ये सरफेस यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेते हैं तो ये टेढ़ी सी सरफेस है। ठीक है, एकदम सीधी सरफेस नहीं, प्लेन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कर्वेचर बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स में कर्वेचर होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये दो बात है। स्फेरिकल मिरर्स में इनमें कर्वेचर होता है और ये पार्ट ऑफ द स्फीयर, पार्ट ऑफ ए स्फीयर होते हैं, किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं। तो अब इनके टाइप्स है। हमारे पास दो मेन टाइप्स है स्फेरिकल मिरर्स के। एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे देख सकते हो, एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो आपने याद रखा स्फेरिकल मिरर्स कर्वेचर होता है इनका, और ये किसी स्फीयर के, बड़े से स्फीयर के पार्ट होते हैं, छोटे से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये भी याद रखा कि स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स है, एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, आइए देखते हैं। वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है थोड़ा सा, तो वही थोड़ा सा मैं दोबारा से बताऊंगा आपको। ठीक है, एक मिरर अगर मान के चले हम, हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्फीयर है। देखो, मैं तो बिल्कुल एक्यूरेट स्फीयर बना नहीं सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि हाँ हाँ सेफियर तो था। ठीक है, और ये हमारे पास और एक सेफियर है। ठीक है, बना ही लेते हैं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हमारा सेफियर बन गया, सेफियर बन के तैयार हो गया। और ये पहला सेफियर था हमारे पास और ये दूसरा सेफियर है। नाम देते हैं, ये पहला सेफियर है और ये दूसरा सेफियर है। अब देखिए, अगर हम इस स्फीयर का ये वाला पार्ट जो सॉलिड है ना, ये वाला जो सॉलिड पार्ट है इसको कट करें। अगर हम इस स्फीयर का सॉलिड वाला पार्ट कट करें और इस जो रिमेनिंग है, जो डॉटेड लाइन से स्फीयर बना हुआ है, इसको फेंक दे कहीं पे। चलो, खत्म कर दो, इस स्फीयर को खत्म कर दो। ठीक है, इस स्फीयर को हम खत्म कर देते हैं। जो डॉटेड लाइन से स्फीयर बना था, हमने इससे क्या निकाला, हमने एक सॉलिड पार्ट निकाला और वो तो चला गया। चलो फिर दोबारा से बना देता हूँ। ये वाला पार्ट हमने रखा, हमने बोला इस स्फीयर का ये वाला पार्ट, एक एक थोड़ा सा हिस्सा हमने काट के निकाल दिया। सिमिलरली इस स्फीयर में भी ये थोड़ा सा हिस्सा हमने निकाल दिया जो सॉलिड वाला है। ठीक है, तो दूसरे स्फीयर में भी हमने एक थोड़ा सा पार्ट जो सॉलिड सॉलिड लाइन से बनाया था हमने, वो वाला पार्ट निकाल दिया हमने। ठीक है, अब देखो,
कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपने याद रखना है, दोनों स्फेरिकल मिरर है, यानी कि दोनों में कर्वेचर है। क्या इन दोनों मिरर्स में कर्वेचर है? जी बिल्कुल कर्वेचर है। क्या ये किसी स्फीयर के पार्ट थे? जी बिल्कुल, दोनों स्फीयर के पार्ट थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनमें से कॉन्वेक्स कौन है, कॉनकेव कौन सा है। अब मान के चलते हैं कि ये वाला मिरर जो है, ये वाला मिरर, इस इस मिरर को हमने, ये किसी स्फीयर का पार्ट था, हमने निकाल दिया बाहर, और इस साइड से इसको पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो अगर हमने बैक साइड पॉलिश कर दी, तो कौन से साइड से रिफ्लेक्शन होगी? इसी साइड से रिफ्लेक्शन होगी, है ना? बिल्कुल, इसी बैक साइड से रिफ्लेक्शन होगी ना, जहां से हमने पॉलिश किया उसी साइड से रिफ्लेक्शन करेगा ये। अरे बोंदू, क्या कर रहे हो? इस साइड से थोड़ी होगी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगी इस साइड से। जिस जिस साइड से हमने पॉलिश नहीं किया, उस साइड से रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, उस साइड से अगर लाइट गिरेगी इस पे, तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। ठीक है, तो बैक साइड से ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्या पता थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन हमें अभी ये मान के चलना है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ किस साइड से होगी? जिस साइड से पॉलिश नहीं किया हुआ है। जिस साइड से पॉलिश नहीं किया हुआ है, उस साइड से रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, एक। अब हम यहाँ पे भी करते हैं, इसको पॉलिश करते हैं इस वाली साइड से। ठीक है, बैक साइड से हमने इसको भी पॉलिश किया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी? यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन इस साइड से होगी। क्यों होगी इस साइड से रिफ्लेक्शन? क्योंकि क्योंकि दूसरी साइड से पॉलिश किया हुआ है, और तो फ्रंट वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब मुझे इन दो में एक कोई डिफरेंस बता दो, ये दो मिरर है यहाँ पे। ठीक है, इन दो में कोई डिफरेंस बता दो। इसका आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है? इस वाली का, जो नंबर एक वाला है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है आपको? क्या ये आपको केव की तरह नहीं लग रहा है? क्या ये वो गुफा जैसा नहीं लग रहा है कि अंदर की तरफ? ठीक है, अंदर की तरफ है। आपको आपको दिख रहा है ना? ये वाला मिरर जो है, ये वाला मिरर, ठीक है, ये एक केव की तरफ है। ठीक है, ऐसा है, ऐसा गुफा की तरह। ठीक है, ये वाला इसका पॉलिश सरफेस है, और ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो गुफा की तरह दिखता है, वो केव की तरह दिखता है। ठीक है, सिमिलरली अब नंबर दो वाले पे आते हैं। दो वाले में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज्ड है। ठीक है, वो बाहर की तरफ आया हुआ है, कुबड़ा जैसे, है ना? तो जो दूसरे वाले पे है, दूसरा वाला हमारा केस है, उसमें बल्ज्ड आउट है। ठीक है, इसमें केव की तरह दिखता है, और इसमें बल्ज्ड बल्ज सरफेस। ठीक है, लेकिन कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं लिख देता हूं, बल्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपने ध्यान रखना है कि आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही लेनी है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है वही सरफेस लेनी है, और वो देखनी है आपने। अगर वो केव की तरह होगा, अगर वो केव की तरह होगा, तो वो कॉनकेव होगा। ठीक है, तो वो कॉनकेव होगा, याद रखना आपने। अगर वो केव की तरह होगा, तो वो मिरर कॉनकेव है, और अगर वो बल्ज्ड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो उस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। जहां पे गुफा की तरफ, अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपने क्या करना है? पहले आपने, भूल जाओ, सब सब भूल जाओ। आपने क्या करना है अभी? आप, अगर आपके पास केसेस आए कि इनमें से कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर कौन सा है, पहले आपने देखना है कि पॉलिश कौन से साइड से हुई है। जिस साइड से पॉलिश हुई है उसका अपोजिट साइड लेना है आपने। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, इस साइड से पॉलिश हुई है, इसका अपोजिट साइड ये वाला साइड है, अपोजिट साइड देखना है आपने। ठीक है, अपोजिट साइड को आप रिफ्लेक्टिंग साइड बोलते हो, तो आपने कौन सा साइड देखना है? रिफ्लेक्टिंग साइड देखना है, और रिफ्लेक्टिंग साइड देखोगे, अगर वो केव की तरह दिखता है, तो वो कॉनकेव मिरर है, और अगर वो बल्ज्ड है, बाहर की तरफ आया हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओहो, हमने स्फेरिकल मिरर्स देखे, हमने कॉनकेव मिरर देखा, हमने कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर देखा, हमने इस बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्म्स है, जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। एटलीस्ट क्लास 10 स्टूडेंट को तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो चले हम शुरू करते हैं। पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, एपर्चर, ये सारी डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। देखिए, मैं आपको नोट नहीं दे रहा हूँ, नोट्स नहीं दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि ये समझ आना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशंस वगैरह तो आपको कहीं से भी मिल सकती है। आपको, आपके पास जेके बॉस की बुक है, आपके पास रेफरेंस किताबें होंगी, तो आप वहां से उठा के पढ़ सकते हैं इसको दोबारा से।
लेकिन आपको समझ आना चाहिए। ये जो हमने सीरीज शुरू की है ये समझाने के लिए ही है। अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स के लिए भी कुछ ना कुछ कोई बंदोबस्त करके तो दे ही दूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे कि अगर आपको नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चौथा लेक्चर है शायद से। तो अभी तक मैंने किसी भी लेक्चर पे नोट्स नहीं दिए हैं, या फिर यहाँ पे भी अगर आप मैं बोलता आपको कि मैंने आपको डेफिनेशंस लिखवाई ली है, नहीं लिखवाई है मैंने। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आना चाहिए। ये सीरीज ही मैंने इसीलिए निकाली है कि बच्चों की समझ में आनी चाहिए कि वो पढ़ क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो बाकी नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए होंगे, मेरे ही नोट्स चाहिए होंगे, तो मैं आपको वो भी दे सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर मुझे काफी सारे अगर काफी कमेंट्स आ गए कि नोट्स चाहिए, तो वी आर गुड टू गो, मैं आपके लिए नोट्स बना दूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले मैं आपके सामने दो गोले बनाता हूँ। ये एक गोला है और ये मेरा दूसरा गोला है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि इसमें से हमने ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहां से हमने पॉलिश कर दिया, और इस गोले में ये एक कॉनकेव मिरर बना हमारा। ये वाला एक कॉनकेव मिरर बन गया, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, तो वो केव की तरह है, तो कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, चलो। और इसमें हमने यहाँ से पॉलिश कर दिया, और ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर बन गया, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट है। ठीक है, तो कुबड़े की तरह बाहर निकली हुई है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब देखो, दोनों मिरर चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, मैंने आपको पहले ही बताया था स्फेरिकल मिरर है, तो मतलब वो किसी बड़े से स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो उस स्फीयर का कोई सेंटर तो होगा ना कहीं पे। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे सेंटर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, और इस केस में यहाँ पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, दोनों केसेस में इस स्फीयर का भी अपना एक सेंटर है, इस स्फीयर का भी एक अपना एक सेंटर है। तो उस सेंटर को, ठीक है, अब जब हमें पता है कि ये जो मिरर था, ये जो मिरर है, ये अगर हम इस वाले को नेग्लेक्ट कर लें, ठीक है, हमें पता है कि ये एक सफेयर का पार्ट है। हम अभी पूरा सफेयर देख रहे हैं, है ना, हम पूरा सफेयर देख रहे हैं, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, अब अगर हम पूरा सफेयर ना देखें, लेकिन हमें फिर भी पता है कि ये छोटा सा मिरर सफेयर का पार्ट है, तो उस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले, तो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं, इसको लिख लिख देता हूं कि नहीं। वो द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक है, तो जो ये स्फेरिकल मिरर है, ये वाला स्फेरिकल मिरर यहां से यहां तक हमने कंसिडर किया, ये एक मिरर है, ये इस स्फीयर का पार्ट है, इस वाले पूरे स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का ये पूरे स्फीयर का पार्ट है। तो उसी स्फीयर का सेंटर, जिसका ये वाला स्फेरिकल मिरर, इस केस में ये कॉनकेव मिरर है, ये वाला मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अब सिमिलरली इस केस में भी वही होगा। ठीक है, और ये किसी स्फीयर का पार्ट था, और उस स्फीयर का जो सेंटर है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चलो, ये हम एक मिरर बना लेते हैं, मिरर बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, शाबाश। चलो, एक मिरर बना लेते हैं। ये एक हमने कॉनकेव मिरर बनाया, और ये हम एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, ये कॉनकेव मिरर है, क्या ये किसी स्फीयर का पार्ट है? हाँ जी, किसी स्फीयर का पार्ट है। क्या उसका कोई सेंटर होगा? जी, उसका कोई सेंटर होगा। तो ये कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर है, उस स्फीयर का जो सेंटर है, उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिमिलरली ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ठीक है, लेकिन ये किसी ऐसे स्फीयर का पार्ट होगा ना, जो इस साइड से होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा कहीं पे। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वही सेंटर ऑफ कर्वे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वही सेंटर है, जो इसके स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर से हमने ये मिरर काटा हुआ है, उस स्फीयर का जो पार्ट है, उसी को हम सेंटर ऑफ, दोबारा बता देता हूँ।
चलो मैं खुद पता नहीं क्या कंफ्यूज हो गया। जो यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो मिरर है ये मिरर, ठीक है, ये किसी हमने सफेयर से काटा हुआ होगा। उस सफेयर का जो सेंटर है वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, दोनों में केस एक ही है। अब ये हमारा पहला हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, थोड़ा सा क्या मुझे लगता है अच्छा खासा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें रूल्स भी पढ़ने हैं। तो चले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि जिस जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका कोई रेडियस भी होगा। ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका कोई रेडियस भी होगा। मान के चलते हैं कि ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये उस स्फीयर का रेडियस जिसका ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट था इस स्फीयर का और उसमें रेडियस ये है, तो वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि मिरर से मिरर के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? मिरर से किसी भी पॉइंट मिरर के किसी भी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो तक जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। असल में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी स्फीयर की रेडियस है जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है। ठीक है, चलो हो गई दो हमारे पास, दो पढ़ लिया हमने। फिर है पोल। देखो पोल क्या होता है? पोल होता है कि जो मिरर है, ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे ये वाले सेंटर पढ़े। पोल भी एक तरीके का सेंटर है, लेकिन पोल का लेना देना स्फीयर के साथ नहीं होता है। जो हमने अभी तक सेंटर पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका लेना देना कहाँ किसके साथ था? उसका वास्ता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर का वास्ता था स्फीयर के साथ, उस स्फीयर के साथ जिसका ये मिरर पार्ट है। लेकिन पोल के साथ वैसा नहीं है। पोल जो मिरर है हमारे पास, चाहे ये कौन सा सेफियर का पार्ट है, किसी सेफियर का पार्ट, नहीं है किसी सेफियर का पार्ट, वैसे सेफियर का पार्ट तो होना चाहिए तभी जाके सेफियरिकल मिरर कहलाएगा। लेकिन जो इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, मिरर की सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक मिरर है ऐसा, अब यहां से आधी डिस्टेंस चलेंगे और यहां से आप अगर आधी डिस्टेंस चलेंगे तो जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो पोल है। ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर, पोल जो होता है मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब बिल्कुल बीच वाला पॉइंट जो है, बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट है। इसी तरह कॉन्वेक्स में भी होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा यहाँ पे मिरर पे, ये सरफेस ऑफ मिरर पे होता है। पोल जो होता है सरफेस ऑफ मिरर पे होता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं और पे होता है, वो सरफेस पे तो नहीं होगा। ठीक है, वो कहीं और होता है। चलो पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम छोटे सी से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बड़े आर से, कैपिटल आर, पोल को पी से, छोटे पी से। और फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है और ये कॉनकेव है। ये हमारे पास इसका पोल है। ठीक है, तो हमने पोल ये वाला है और ये हमारे पास इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो ये हमारे पास है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? हाँ, तो ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब देखो, प्रिंसिपल फोकस होता है कि अगर हम पोल से, नहीं सॉरी, हम कहाँ पे पहुंचे थे? प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस होती है कि पोल से लेके अगर हम एक लाइन खींचे जो पास हो जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी और पोल से भी, इन दो पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगर हम अब इसकी डेफिनेशन देखें, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, याद रखना, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमेशा हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। ठीक है, ये वाली लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ा। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अब देखो आपके पास
मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस बताई, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में दोनों जगह पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होगा, पोल अगर यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो लाइन यहाँ से पास हो रही है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पे जब हम आते हैं, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में अगर एक लाइट, अगर हम मान के चलते हैं एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी स्फेरिकल मिरर पे। अभी हम कॉनकेव की बात करेंगे, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर पे अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल किसके? पैरेलल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो जो रिफ्लेक्ट हो जब हो जाएगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when it gets reflected it passes through a certain point, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल फोकस। a ray of light parallel to the principal axis passes through a point after reflection, that point is called the principal focus. A ray of light parallel to the principal axis passes through a point after reflection, that point is called the principal focus। ठीक है, तो ये तो कनकेव वाले केस में था। अब कॉन्वेक्स वाले केस में एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स वाले केस में लाइट रे यहां से आई, ये मान के चलते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे आई पैरेलल थी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगी कहीं। अब ये तो फोकस से गई नहीं, ये तो किसी पॉइंट मतलब किसी पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के पे किसी पॉइंट से गई नहीं, इसने तो प्रिंसिपल एक्सिस को टच नहीं किया। तो ये क्या करेगी? ये करेगी काम, हम इसको करेंगे एक्सटेंड। क्या करेंगे? एक्सटेंड। यहां से बैक साइड में हमने एक्सटेंड कर दिया, तो जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिलेगी उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, प्रिंसिपल फोकस जो है, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल फोकस के, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलली इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल, सॉरी, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है? किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और वो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो पास हो जाएगी प्रिंसिपल, वो पास हो जाएगी कहां से? प्रिंसिपल फोकस से। या हम ये भी कह सकते हैं वो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिले, वो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिले, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिलेगी, जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिलेगी, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये कॉनकेव वाले केस में। लेकिन कॉन्वेक्स वाले केस में वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं मिलेगी रियलिटी में। तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम उसको एक्सटेंड करेंगे बैक, पीछे की तरफ, और जहां पे वो एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मिलेगी, उसको हम बोलेंगे उस केस में प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, आपने इसमें याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये हमें ऐसा लगता है कि जो रे ऑफ लाइट है, जो रे ऑफ लाइट है कॉन्वेक्स मिरर में, अगर वो पैरेलल है, किसके? इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो ऐसा लगता है वो एक पॉइंट से आती है। ठीक है, इट सीम्स एज इफ इट कम्स फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं फोकल लेंथ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? अब देखो, हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे, तो मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स थे वो
कौन सी जगह पे थे? वो मैक्सिमम पॉइंट्स थे। रुको, रब कर लेता हूं मैं पहले इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो हमने हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये पोल होगा और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ कहीं फोकस होगा इसका, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों एक ही लाइन पे है? क्या तीनों प्रिंसिपल फोकस पे है? क्या ये तीनों पॉइंट प्रिंसिपल फोकस पे है? जी हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर, ये तीनों एक ही लाइन पे रहते हैं और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब हमारा फोकल लेंथ है, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने, मैंने बताया था, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मैंने बताया था ना आपको, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है? ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है? ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है। लेकिन मेनली जब हम देखते हैं तो हम ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ठीक है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी हो सकता है। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर ये आपका, अगर ये फुक्स है और ये पोल है, पोल से लेके फुक्स तक की डिस्टेंस मुझे बताओ, पोल से लेके फुक्स तक की डिस्टेंस बताओ, पोल से लेके फुक्स तक की डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे हम? उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से लेके पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं और डिनोट करते हैं हम कैपिटल एफ से। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस। क्या ये हमारा फोकल लेंथ है? क्या है? नहीं, ये नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में मैंने आपको बोला था, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोकल लेंथ में ऐसा नहीं है। फोकल लेंथ में आपका पोल होना जरूरी है और प्रिंसिपल फोकस होना जरूरी है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बस सिर्फ एक ही फोकल लेंथ है, वो ये है, पोल से लेके फोकल प्रिंसिपल फोकस तक, ठीक है। इसके बाद ये हमने पढ़ा, फोकल लेंथ भी पढ़ा, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फिर है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर अभी नहीं पढ़ना है हमें, इसको क्रॉस कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हमारे काम का है नहीं अभी, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मिरर वाली चीज है नहीं, ठीक है। इसको इसको रब कर दो, रब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर नहीं पढ़ना है आपने अभी, ऑप्टिकल सेंटर हम आगे पढ़ेंगे। ये पता नहीं क्यों मैंने डाला हुआ है इसमें पीपीटी में, इसको रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद है एपर्चर। क्या है? एपर्चर। एपर्चर एपर्चर क्या होता है? एपर्चर होता है कि देखो, हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा पोल, देखा कि जो सेंटर पॉइंट है मिरर का। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, जिस सेफियर का ये मिरर पार्ट है, उस सेफियर का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने देखा, हमने प्रिंसिपल फोकस देखा, हमने प्रिंसिपल फोकस के बाद हमने फोकल लेंथ भी देखी। अब एपर्चर की बारी है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये मिरर पे यहां से ये ये वाला ये वाली जो सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे मतलब इंसिडेंट लाइट आती होगी, ठीक है, इंसिडेंट लाइट आती होगी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिस पे इंसिडेंट लाइट गिरती है, इस वाले पार्ट को हम एपर्चर बोलते हैं। किस वाले पार्ट को हम एपर्चर बोलते हैं? जिस पार्ट पे इंसिडेंट लाइट गिरती है, इसको हम एपर्चर बोलते हैं। अगर हमारे पास एक मिरर है ऐसा, मान के चलते हैं ये हमारे पास एक मिरर है, एक बना देता हूं मैं, ऐसा एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ से पॉलिश्ड है, ये कॉनकेव मिरर है, पॉलिश्ड है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट गिरी गिरी, यहाँ से रे ऑफ लाइट गिरी,
यहाँ से रे ऑफ लाइट गिरी, यहाँ से रे ऑफ लाइट गिरी, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस है ना, जिस पे लाइट इंसिडेंट होती है, वो इतनी है, ठीक है, इतनी बड़ी सरफेस है। अब मैं मान के चलता हूँ कि इसको ढक लेता हूँ, इसको ढक लिया मैंने, यहाँ से ढक लिया, इसमें बस इतना छोटा सा छेद मैंने ओपन रखा, ठीक है। तो अब इंसिडेंट लाइट यहाँ पे गिरी, जो ये यहाँ पे गिरी थी इससे पहले इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पे, वो तो कोई फायदा है नहीं अब, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो मैंने कम कर दी। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने कम कर दी, इसका मतलब मैंने अपर्चर कम कर दिया, ठीक है। जो फोटोग्राफर है उनको पता होगी अपर्चर कम करना क्या होता है, अपर्चर बढ़ाना क्या होता है। तो इसमें मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो इंसिडेंट लाइट है, मतलब इनटेक जो लाइट है, जिस जो ये लाइट जो ये स्फेरिकल मिरर जो है, अपनी तरफ जिस जितनी लाइट इस पे पड़ती, वो वो जो सरफेस है, वो मैंने कम कर दी, तो इसका मतलब मैंने इसका एपर्चर कम कर दिया। In short ये है कि the part of a spherical mirror exposed to the incident light is called aperture of the mirror. वो पार्ट स्फेरिकल मिरर का जो जो इंसिडेंट लाइट के लिए एक्सपोज्ड है, जिस पे इंसिडेंट लाइट गिरती है, उसको हम एपर्चर बोलते हैं। अब आप अब आप ये कंफ्यूजन में नहीं जाना कि आपने बोला था वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग चीज है। एपर्चर एपर्चर एक एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम मतलब किसी सरफेस पे कितनी लाइट फॉल करती है, उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम अगर हमें ज्यादा लाइट चाहिए, उस सरफेस पे कम लाइट चाहिए, तो इसलिए एपर्चर का कॉन्सेप्ट होता है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ दैट मिरर, ठीक है। हाँ, चलो अब हम आगे जब हम बढ़ेंगे, तो हमें अब ये एक छोटी सी फॉर्मूला कुछ दी हुई है, ये बोला है R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। ये आपने याद रखना है हर केस में, ये आपने याद रखना है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, वो हमेशा फोकल लेंथ के डबल होता है, ठीक है। वो फोकल लेंथ के डबल होता है। अगर ये एफ है यहाँ, ये फोकल पॉइंट है और ये हमारा एफ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, वो हमेशा ट्वाइस द फोकल लेंथ होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ट्वाइस द फोकल लेंथ होगा, अगर एपर्चर छोटा है, ठीक है, अगर एपर्चर छोटा है। अगर आपका एपर्चर मतलब उतना बड़ा मिरर नहीं है, ये देखो, ये जो सरफेस है वो छोटी सी है, ठीक है। अगर एपर्चर बड़ा होता है, तो उस केस में हम फिर वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो लेकिन जनरली आपने ये याद रखना है, आप ये भी भूल जाओ कि अगर एपर्चर छोटा है कि नहीं है, आपने ये याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो हमेशा 2f के बराबर होता है, या जो हमारा फोकल लेंथ f है, वो 1/2 r के बराबर होगा, या r/2 के बराबर होगा। तो फोकल लेंथ जो है, वो रेडियस का आधा होता है हमेशा, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो डबल होता है फोकल लेंथ के, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको ये समझ नहीं, आप वीडियो दोबारा से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है रेज एंड देयर रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो अब हमें, जो मैंने आपको रूल्स बताए थे ना, कुछ रूल्स पढ़ने हैं। अ, जैसे कि स्फेरिकल मिरर पे अगर किसी एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, अगर किसी और एंगल पे इंसिडेंट करेंगे या किसी और तरीके से इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल है, ये हमारा पहला रूल है। ये याद रखने हैं आपने, क्योंकि आगे जब हम केसेस पढ़ेंगे, तो उसमें ये काम आने वाला है, ठीक है, ये बहुत काम आने वाले हैं आगे। तो आपने याद रखना है, पहला है कि अगर, पहला हम एक मिरर ही बना लेते हैं, एक दो मिरर बनाएंगे, एक बनाएंगे कॉनकेव, एक बनाएंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। एक कॉनकेव बनाया हमने, एक कॉन्वेक्स बनाया। अब पहला बोलता है कि पहला बोलता है कि मान के चलते हैं ना, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा है पोल, ये इसमें यहाँ पे पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये कहीं प्रिंसिपल फोकस है एफ, छोटा एफ, और ये इसमें यहाँ पे कहीं प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। अब पहला जो रूल है वो बोलता है कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे जो है
वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन जब होगी उसकी तो वो कहाँ जाएगी। ठीक है, ये हमने कॉन्वेक्स में देखेंगे, कॉनकेव में भी देखेंगे। देखो कॉन्वेक्स में जब देखेंगे कि वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी और उसी पॉइंट को तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं ना, प्रिंसिपल फोकस, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट, वो हमेशा पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रे ऑफ लाइट आएगी वो हमेशा फोकस से पास होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आएगी वो हमेशा फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन कौन से केस में? कॉनकेव केस में। कॉनकेव केस में। कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स में ये तो यहां से जाएगा, ठीक है, और ऐसा लगेगा कि ये एक पॉइंट से आ रही है। ठीक है, यहां से कहीं आ रही है रिफ्लेक्ट होके, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स में कॉनकेव में वो जो रे ऑफ लाइट, ओहो, कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव में जो रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है, वो पास हो जाएगी फोकस से। लेकिन कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में वो पास तो नहीं होगी, रियलिटी में पास नहीं होगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये एक पॉइंट से आ रही है, जो मिरर के बैक साइड में पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। उसी पॉइंट को हम कॉन्वेक्स वाले केस में प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो देखो, अब ये पढ़ो, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होगी। लेकिन किस केस में? कॉनकेव वाले केस में। कॉन्वेक्स वाले केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स वाले केस में ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ठीक है, वो जो रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ, ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ये कॉन्वेक्स वाले केस में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो, दूसरा है रेज एंड रिफ्लेक्शन। जो ये दूसरा लॉ है हमारा, फिर से हम एक बनाएंगे कॉन्वेक्स और एक बनाएंगे कॉनकेव। ये हमने कॉनकेव बनाया और ये भैया हमने कॉन्वेक्स बनाया। ठीक है, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, अब बोलते हैं कि रेज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब पहले इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसकी और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसकी। बोलता है अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, कहाँ? अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से, मान के चलते हैं कि ये इसका फोकस है। ठीक है, और रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये फोकस है ये वाला, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये फोकस से पास हुई, तो इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल जाएगी। क्या जाएगी? पैरेलल जाएगी। याद रखना आपने कि जो प्रिंसिपल फोकस से, जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी कॉनकेव वाले केस में, वो पैरेलल जाती है। पैरेलल किसके जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और कॉन्वेक्स वाले केस में क्या होगा कि अगर 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 रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, लेकिन इसमें तो प्रिंसिपल फोकस है नहीं, इस साइड तो पास कैसे करेगी? है ना, प्रिंसिपल फोकस तो है नहीं, तो इस साइड तो है ना, तो अगर हम एक्सटेंड करेंगे ना, ये मान के चलते प्रिंसिपल फोकस। अब मुझे ये कॉन्वेक्स में क्या बोलता है? कॉनकेव में ये था, प्रिंसिपल फोकस से पास किया, पैरेलल चली गई। प्रिंसिपल फोकस से अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई तो वो पैरेलल चली गई। लेकिन कॉनकेव में क्या होगा? कॉनकेव में अ, अगर ऐसा लग रहा है कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो वो पैरेलल जाएगी। किसके पैरेलल जाएगी? हो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। देखो, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस से जो पास हो रही है रे, और a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror। इसमें देखो, अगर अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता तो क्या ये इस पॉइंट से पास होता? अगर ये मिरर नहीं होता तो इसको सीधा सीधा अगर जाने देंगे, अगर या इस रे ऑफ लाइट को सीधा सीधा हम जाने देंगे, तो क्या ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगा? बिल्कुल होगा। तो मतलब ऐसी रे जो
प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, ठीक है, या ऐसी रे जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही हो कॉनकेव के केस में, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है कॉनकेव के केस में, और प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स वाले केस में, दोनों, इन दोनों केसेस में जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगी वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। चलो, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर तीसरा है हमारा, ये हमारी तीसरी बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, नाम भी लिख देता हूँ कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, अगर रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है तो उसका क्या होगा, वो रे ऑफ लाइट वापस जाएगी इसी पाथ पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसी पाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली कॉन्वेक्स वाले केस में अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, तो अगर वो डायरेक्ट हो रही है इसकी तरफ, किसकी तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वो भी वापस जाएगी सेम पाथ पे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम पाथ, ठीक है। आपने याद रखना है कॉनकेव में अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, यानी कि उसी उसी अ, उसी पाथ पे वापस जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली कॉन्वेक्स वाले केस में अगर इंसिडेंट रे डायरेक्टेड है किसकी तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कॉन्वेक्स में, ठीक है, तो वो रे ऑफ लाइट भी वापस उसी पाथ पे जाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब ऐसा अगर आप पूछो क्यों होता है, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये आपने पढ़ा होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पढ़ा क्या होगा, मैंने ही पढ़ाया है सेकंड लेक्चर में, कि फर्स्ट लेक्चर में ऐसा कोई, हाँ सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया आई गेस। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स में मैं आपको ये चीज बताना भूल गया था कि जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल, ये नॉर्मल हम कैसे डालते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर में, हम उस पे एक टेंजेंट डालते हैं, ठीक है, हम उस पे एक टेंजेंट डाल दिया उस किसी पॉइंट पे, जहाँ उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें नॉर्मल डालना है, ठीक है, तो उस टेंजेंट पे फिर हम नॉर्मल डाल देते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री डालेंगे टेंजेंट पे, तो उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल डाल देता हूँ, इस पॉइंट पे नॉर्मल डाल देता हूँ, ठीक है, ये वाली जो रे ऑफ लाइट, क्या ये रेडियस से पास हो रही है, हाँ रेडियस से पास हो रही है। क्या रेडियस टेंजेंट के, क्या रेडियस किसी भी सर्कल के टेंजेंट के 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, रेडियस हमेशा 90 डिग्री होता है ना टेंजेंट का। तो अगर रेडियस 90 डिग्री है तो मतलब यही नॉर्मल भी है, ठीक है, तो यही रेडियस तो नॉर्मल भी है फिर, क्योंकि नॉर्मल तो टेंजेंट का 90 डिग्री होता है। मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि स्फेरिकल मिरर्स में हम नॉर्मल कैसे डालते हैं, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल भी है, जो इंसिडेंट रे जो है इसी डायरेक्शन में नॉर्मल भी है, तो एंगल आई कितना होगा, जीरो होगा। तो एंगल आर कितना होगा, एंगल आई इक्वल एंगल आर, वो भी जीरो होगा, यानी कि यानी कि दोनों इसी सेम पाथ पे है, नॉर्मल भी वहीं से है, इंसिडेंट रे भी वही है और रिफ्लेक्टेड रे भी वही है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। चलो, ये हमारा तीसरा ला था। अब हम चौथे पे चलेंगे। ये चौथा पॉइंट जो है वो है, इसमें भी हमें एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, ये कॉनकेव बनाया हमने पहले और ये हमने बनाया कॉन्वेक्स, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बट आप तो आप तो समझ ही जाओगे, हाँ, इस पे आपको कोई इश्यू नहीं होगा। आप अब जब कोई भी रे डायग्राम बनाओगे,
कुछ भी आपको मेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने बहुत अच्छे से बनानी है क्योंकि इसके मार्क्स कट जाता है, ठीक है? तो आपको पता, बेशक आपको पता सब हो, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएँगे, तो इस बात का ख़्याल रखना। बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना इस बात का, ठीक है? तो अभी अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो बोलता है, ये जो बोलता है वो हम देखेंगे कि क्या बोलता है, लेकिन अभी हम इस पॉइंट पे आते हैं। ये पोल है हमारा, यहाँ पे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है? अ, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसमें ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? अब बोलता है कि रे अप्लाइड ओब्लिक एट पोल। पोल पे अगर रे अप्लाइड जाए, ये पोल है, रे अप्लाइड जाए, चली गई पोल पे, ठीक है? तो क्या होगा उस केस में? उस केस में कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है? ये वाला लॉ फॉलो करेगी और नॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसमें ये तो मतलब हर रिफ्लेक्शन में यही होगा, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, लेकिन इसमें बात ये है कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो एज नॉर्मल एक्ट करती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल एक्ट करेगी एज, क्योंकि पोल पॉइंट पी पे, पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल होती है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो 90 डिग्री होती है टेंजेंट पे, ठीक है? वो मैंने अभी आपको समझाया ना, टेंजेंट वाला किस्सा। अगर आपको ये टेंजेंट वाला किस्सा समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये टेंजेंट वाली बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको थोड़ा लॉजिक से समझा दूंगा कि क्या है एक्चुअल में, ठीक है? तो अभी आप फिलहाल के लिए याद रखो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, तो यही तो नॉर्मल भी है हमारा इस टाइम। तो एंगल आई ये हो जाएगा और एंगल आर ये हो जाएगा, ठीक है? इस लॉ में ज्यादा मतलब ये हमारे काम का नहीं होता है ज्यादा, लेकिन हाँ हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है? तो इससे हम केसेस आगे जाके सॉल्व करेंगे, जितने भी हमने ये चार पढ़े, इनसे हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। अभी आगे देखते हैं। आगे थैंक यू है, लेकिन थैंक यू से पहले मैं आपको एक बार एक रिवीजन कराना चाहता हूँ इनका। तो हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि रेज एंड द रिफ्लेक्शन में हमने पहला लॉ जो पढ़ा कि अ, जो इंसिडेंट रे जो है, अगर वो पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाएगी, अगर वो पैरेलल है फोकस से पास हो जाएगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है? तो सिमिलरली अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है? कॉन्वेक्स में अगर वो डायरेक्टेड है फोकस की तरफ तो पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तीसरा तीसरा हमने बताया कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कॉनकेव वाले केस में, तो वो उसी उसी सेम पाथ पे वापस आ जाएगी, ठीक है? और कॉन्वेक्स में भी अगर वो डायरेक्टेड है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वो सेम पाथ पे वापस आ जाएगी, ठीक है? फिर हमने बोला कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, अगर अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हुई है, और उस केस में एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। चलो, और फिर है हमारे पास ये थैंक यू है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, एक ये होमवर्क के तौर पर ले लीजिए। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, और एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रही है इस साइड में। अब मुझे बताइए कि ये रिफ्लेक्शन जब हो जाएगी इसके, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये यहाँ पे पोल है, तो ये कहाँ से जाएगी? क्या ये क्या ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी? आपने बताना है मुझे, ठीक है? तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा, और एंड पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ये लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है मेरे ख्याल से। तो मैं यही बताऊँगा कि इस चैनल को, जिस भी चैनल पे ये वीडियो है अभी, अ, एचएस इंस्टीट्यूट करके ये चैनल है हमारी, जिसका नाम मुझे अभी तक बोलना नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसमें लाइक करना है, और और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और शेयर भी करोगे, ठीक है? तो हम मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आएगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।